डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप और स्टेप डाउन में डिफरेंस सबको समझ में आता है? स्टेप अप जो भी वोल्टेज को बढ़ा दे, वोल्टेज से मतलब है वो स्टेप अप हो गया, जो वोल्टेज कम कर दे वो स्टेप डाउन हो गया। वोल्टेज रेशियो, करंट रेशियो। वोल्टेज रेशियो क्या है? वोल्टेज रेशियो वोल्टेज रेशियो क्या हो गया? V2 बाय V1 वोल्टेज रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो क्या है? ये क्या हो गया? I2 upon I1, ठीक। नेक्स्ट इज ऑल्ड एफिशिएंसी एंड पावर एफिशिएंसी। अच्छा, पावर एफिशिएंसी को कई बार कमर्शियल एफिशिएंसी भी कहते हैं। कमर्शियल एफिशिएंसी और ओल्ड एफिशिएंसी में फर्क क्या है? इसका न्यूमेरिकल जब करेंगे तब क्लियर हो जाएगा ज्यादा अच्छी तरीके से, लेकिन नहीं अब ये पॉइंट आ गया तो क्लियर कर ही लेते हैं। ओल्ड एफिशिएंसी में और कमर्शियल एफिशिएंसी में फर्क क्या है वो देखो। देखो जैसे एफिशिएंसी अलग अलग तरह की होती है। ये देखिए, मान लीजिए दो कमरे हैं, ठीक। एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, दोनों बराबर हैं, साइज में दोनों बराबर हैं। एक के अंदर दो पंखे लगे हुए हैं, दूसरे के अंदर चार पंखे लगे हुए हैं। किसका लोड ज्यादा है? चार वाले का। लेट्स कॉल दिस बी, दिस कॉल दिस ए, ठीक है। एक पंखा मान लीजिए 50 वॉट का है और ऐसे ऐसे दो पंखे इसमें लगे हुए हैं, तो इसमें टोटल लोड कितना हो गया? 100 वॉट। इसके अंदर कितना लोड हो गया? 200 वॉट। ऐसे में अगर आप नापते हैं तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये वाला बी जो है इस पे लोड ज्यादा लगा हुआ है। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आ रही है कि इसके ऊपर लोड ज्यादा लगा हुआ है, इसमें चार पंखे लगे हैं, इसका मतलब उसमें लोड ज्यादा है। तो हमेशा आप जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आप यही मान के चलेंगे कि बी वाला ज्यादा लोडेड है। लेकिन आपने जब प्रैक्टिकल चीजें देखी, पता करी, तब आपको यह पता चला कि ये वाला जो कमरा है ये 10 घंटे 10 आवर्स तक ऑन रहता है और ये वाला खाली 1 घंटे ऑन रहता है। अब किसका लोड ज्यादा हो गया? पहले वाले का। क्यों? क्योंकि 100 वॉट तो है पर 100 वॉट मल्टीप्लाइड बाय 10 आवर्स, इसका मतलब ये हो गया 1000 वॉट आवर्स। ये हो गया 1000 वॉट आवर्स, यानी कि 1 किलो वॉट आवर। ये कितना हो गया? 200 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसका मतलब ये हो गया 200 वॉट आवर्स, इसका मतलब 0.2 किलो वॉट आवर। तो पॉइंट क्या है कि ट्रांसफॉर्मर्स में भी, ट्रांसफॉर्मर में एक तो एफिशिएंसी होती है ओल्ड एफिशिएंसी। ओल्ड एफिशिएंसी के अंदर आप खाली ये वाला काम करते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर आपने नाप लिया। जैसे आपने इसमें 200 वॉट और 100 वॉट नापा था, वैसे आपने सीधे सीधे नाप लिया। ओल्ड एफिशिएंसी इज गिवन एज ऑल डे एफिशिएंसी, दिस इज गिवन एज आउटपुट पावर। पावर के यूनिट्स क्या होते हैं? वॉट्स या किलोवॉट्स, ठीक है। वॉट्स में या किलोवॉट्स में, अपॉन इनपुट पावर, वॉट्स में किलोवॉट्स। तो ओल्ड एफिशिएंसी ये होती है, नहीं सॉरी, ये कमर्शियल एफिशिएंसी होती है। दिस इज द कमर्शियल और पावर एफिशिएंसी। पावर और कमर्शियल एफिशिएंसी, कमर्शियल एफिशिएंसी ये होती है। और ओल्ड एफिशिएंसी अलग चीज होती है। ओल्ड एफिशिएंसी के अंदर आप ये भी देखते हैं कि कितना लोड कितने घंटे तक लगा रहा। ओल्ड एफिशिएंसी, दिस इज इक्वल टू आउटपुट इन किलोवाट आवर अपॉन इनपुट इन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, इसका रीजन क्या है? रीजन समझो। ट्रांसफॉर्मर के अंदर जिस टाइम आप, अभी इसका न्यूमेरिकल करेंगे तभी ये वाली चीजें और क्लियर हो जाएंगी। ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या हो रहा है कि दो तरह के लॉसेस होते हैं। एफिशिएंसी बेसिकली क्या होती है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, और इनपुट बराबर क्या होता है? आउटपुट प्लस लॉस, ठीक। आउटपुट प्लस लॉस वो इनपुट के बराबर होता है। तो इसका मतलब एफिशिएंसी बराबर कितनी हो गई? आउटपुट अपॉन
आउटपुट प्लस लॉस। ट्रांसफार्मर के अंदर खाली दो तरह के लॉस होते हैं, आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस। ये वाली चीज पड़ी हुई है, आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस किसी और चीज में आपने पढ़ रखे हैं? डीसी मशीन में पड़े हुए हैं आयरन लॉसेस कॉपर लॉसेस? नहीं पड़े हुए, कोई बात नहीं, इसमें पढ़ देते हैं। तो दो तरह के लॉस होते हैं। लॉसेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक है आयरन लॉस, दूसरा है कॉपर लॉस। आयरन लॉसेस आर नोन एज कांस्टेंट लॉसेस, कॉपर लॉसेस आर नोन एज वेरिएबल लॉसेस। So iron losses are known as constant losses and copper losses are known as variable losses. Iron losses are voltage dependent, V dependent. Copper losses are I dependent. इसका मतलब समझाता हूं मैं अभी सारा का मतलब समझाता हूं कि V डिपेंडेंट और I डिपेंडेंट का मतलब क्या है। देखो, वोल्टेज क्या है? वोल्टेज जो नॉर्मल घरों में जो वोल्टेज आता है करीब करीब कितना वोल्टेज होता है, आइडिया है? 220 वोल्ट, ठीक। करंट करीब करीब कितनी आती है? करंट के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर लोड अलग अलग करंट लेता है। पंखे के अंदर सप्लाई जो आप देंगे वो होगा 220 वोल्ट, वोल्टेज कांस्टेंट है। पंखे में भी 220 वोल्ट जा रहा है, ट्यूबलाइट के अंदर भी 220 वोल्ट जा रहा है, सीएफएल के अंदर भी 220 वोल्ट जा रहा है। जो बाकी फ्रिज आपका लगा हुआ है, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, टीवी हो गया, जितनी चीजें, इन सब के अंदर 220 वोल्ट ही जा रहा है। लेकिन इनके करंट रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं। कोई करंट ज्यादा खा रहा है, कोई करंट कम खा रहा है, ठीक। जितना ज्यादा लोड होगा, जितना ज्यादा बड़ा लोड होगा, वो उतना करंट ज्यादा लेगा। जैसे सबसे ज्यादा बड़े जो लोड होते हैं वो हीटिंग लोड होते हैं, हीटिंग लोड। जैसे हीटर होता है, हीटर हो गया, इमर्शन रॉड हो गई, या जैसे क्या क्या गीजर वगैरह हो गए, हीटिंग एलिमेंट जिसके अंदर लगे होते हैं, जिसके अंदर वो आप ऑन करते हैं तो लाल सा हो जाता है, रेड हो जाता है, वो सबसे ज्यादा लोड खाते हैं। वो 500 वॉट, 1000 वॉट, 2000 वॉट, इस रेटिंग के होते हैं। ये करंट जो खाएंगे वो होगी करीब 7 एम्पियर, 8 एम्पियर, 10 एम्पियर। कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस हो गया तो 10 एम्पियर से भी ऊपर हो सकता है, नहीं तो कम से कम 7-8 एम्पियर लेते हैं। जबकि नॉर्मल केस में पंखा ये लेगा 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। हैवी ड्यूटी पंखा है 2 एम्पियर ले लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेता, 2 एम्पियर। ट्यूबलाइट लेगी वही 1 एम्पियर, मे बी इवन लेस। सीएफएल्स हो गए, सीएफएल जो हो गए, बल्ब हो गए, ये सारे वो 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। तो घरों के अंदर 5 एम्पियर के सॉकेट होते हैं। आप जितना भी लोड लगाते हैं वो 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर की रेंज में चल रहा होता है। तो करंट सब जगह कम ज्यादा होती रहती है। लोड अगर कम होता है तो करंट कम जाएगी, लोड ज्यादा होता है करंट ज्यादा जाएगी। लेकिन वोल्टेज सब जगह बराबर रहता है, वोल्टेज हर एक केस में बराबर दिया जाता है, ठीक है। वोल्टेज जो होता है बराबर। आपने ये चीज देखी होगी घरों में, आप कभी भी कहीं भी देखें, और ये वाली चीज हर एक जना जानता है कि 220 वोल्ट की सप्लाई ही आती है। लेकिन 5 एम्पियर का सॉकेट देखा है और 10 एम्पियर का सॉकेट देखा है, दोनों में डिफरेंस देखा है। 5 एम्पियर का सॉकेट जो होता है वो छोटा सा होता है, जैसे यहां वहां पर दिखाई दे रहा है, छोटा वाला। और 10 एम्पियर वाला सॉकेट दैट इज अ बिग वन। बड़े वाले जो होते हैं जिसमें पावर प्लग लगा होता है, 3 बड़े वाली जो पिंस वाला जो होता है, दैट इज बेसिकली नोन एज 10 एम्पियर सॉकेट। तो उसी तरह से ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस है दैट इज कांस्टेंट लॉस, दैट इज वोल्टेज डिपेंडेंट। वोल्टेज ट्रांसफार्मर के अंदर हमेशा उतना का उतना ही चलता रहता है। एक बार आपने ट्रांसफार्मर अगर लगा दिया, ट्रांसफार्मर अगर आपने लाके इंस्टॉल कर दिया, रोड के किनारे जो ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं उनको कभी बंद होते देखा है? केवल तभी बंद होते हैं जब उनके ऊपर एक्सेसिव लोड डाल दिया जाता है और वो जल जाते हैं, नहीं तो दे आर ऑलवेज ऑपरेटिंग। ट्रांसफार्मर जब आप बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि ये एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो इट विल कीप ऑन रनिंग फॉर 24 आवर्स अ डे, 365 डेज अ ईयर। एक बार आपने अगर ऑन कर दिया ट्रांसफार्मर को तो वो हर समय ऑन रहेगा, चलता रहेगा। तो हर समय ऑन रहता है, इसलिए इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर आयरन लॉसेज कांस्टेंट लॉस, इतना 200 वॉट 300 वॉट इतना लॉस हर समय ऑन रहेगा उसके अंदर हमेशा। लेकिन कॉपर लॉस अलग चीज है।
अगर उस पर लोड बढ़ जाएगा, ट्रांसफार्मर मान लीजिए स्ट्रीट लाइटिंग वाला ट्रांसफार्मर है, स्ट्रीट लाइट के लिए एक ट्रांसफार्मर आपने लगा रखा है, तो इसमें सबसे ज्यादा लोड कब रहेगा? जब सारी स्ट्रीट लाइट सिस्टम ऑन रहेंगी। इसका मतलब क्या है? रात में 7-8 बजे के बाद से ये ऑन हो जाएगा और सुबह 4-5 बजे तक, जब तक भी उजाला रहता है, उजाला नहीं होता, तब तक के लिए स्ट्रीट लाइट सारी ऑन रहती हैं। तो उस टाइम उस ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड बहुत ज्यादा है। लेकिन दिन के टाइम में उस पर लोड कितना है? 0। दिन में कोई भी स्ट्रीट लाइट चालू नहीं हो रही, तो दिन के टाइम पे उसका लोड 0 है। तो इसका मतलब क्या है? रात में उसके अंदर कॉपर लॉस हो रहे हैं, वेरिएबल लॉस से, करंट डिपेंडेंट है। लोड बढ़ जाएगा तो करंट बढ़ जाएगी, तो कॉपर लॉस बढ़ जाएंगे। तो जब भी लोड बढ़ेगा तो कॉपर लॉस बढ़ जाते हैं। और फॉर एग्जांपल ये देखिए, मान लीजिए घरों के अंदर सप्लाई देने वाला आपने ट्रांसफार्मर लगाया, जो ट्रांसफार्मर घरों के अंदर सप्लाई दे रहा है। घरों के अंदर अगर आप ये देखिए तो सुबह 5 या 6 बजे से लेकर करके सुबह 8 बजे तक, 9 बजे तक, जब तक सारे लोग घर में हैं, तैयार हो रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जितने बड़े लोग हैं तैयार होकर के अपने ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, उस टाइम तक लोड बहुत ज्यादा रहता है। सारे कमरों की लाइटें भी जली होती हैं, पंखे भी चल रहे होते हैं सब जगह, बाकी भी जितना भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो सब भी ऑन रहते हैं, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर वगैरह हो गया, वो सब भी हो गया, या व्हाटएवर ओवन्स वगैरह जितने भी होते हैं सारे ऑन रहते हैं। तो सुबह के 2 घंटे में लोड बहुत ज्यादा रहता है। उसके बाद 9-10 बजे के बाद में जितनों को बाहर निकलना था चले गए, जितने घर में रह गए बुजुर्ग लोग वो सो गए, आराम कर रहे हैं, व्हाटएवर। उस टाइम लोड की वैल्यू एकदम कम हो जाती है। खाली एक कमरे में एक पंखा चल रहा है, एक कहीं फ्रिज चल रहा है, दैट्स ऑल। ठीक है, उस टाइम लोड की वैल्यू बहुत कम चल रही है। शाम के 5-6 बजे जब सब लोग घर में आ जाते हैं, अगेन लोड बढ़ गया। 8-9 बजे के बाद और बढ़ गया। उस टाइम सब लोग घर में हैं, हो सकता है शाम को सत्संग चले गए हों, घूमने फिरने चले गए, पिक्चर देखने। लेकिन शाम को 8 बजे के बाद में मैक्सिमम लोड हो गया। जब तक कि 10-11 बजे तक सब लोग सो नहीं जाते, तब तक मैक्सिमम पूरे लाइट जली हुई है। तो ये बेसिकली वेरिएबल लोड है। तो जिस टाइम लोड इतना सा ऑन है, उस टाइम ट्रांसफार्मर के ऊपर इतना लोड है। लोड अगर बढ़ गया तो ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड बढ़ जाएगा, लोड करंट ज्यादा देनी पड़ जाएगी, उसको करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब कॉपर लॉस बढ़ जाएगा। आयरन लॉस अभी भी उतना ही है। दोपहर में लोड एकदम कम हो गया, करंट कम हो गई, कॉपर लॉस कम हो गया, आयरन लॉस अभी भी उतना ही है। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सेम है। शाम के टाइम में वोल्टेज बढ़ गया, शाम के टाइम में लोड बढ़ गया, करंट बढ़ गई, कॉपर लॉस बढ़ गया, आयरन लॉस अभी भी उतना ही है। तो दिस इज बेसिकली इनकॉर्पोरेटेड इन द ऑल डे एफिशिएंसी। ऑल डे एफिशिएंसी इज आउटपुट इन किलोवाट, कितना वॉटेज और कितने घंटे, कितनी देर तक ऑन रहा। तो ऑल डे एफिशिएंसी के अंदर ये वाली चीज देखी जाती है कि कितना लोड आपने कितनी देर तक लगा के रखा हुआ था। खाली इतना काफी नहीं है कि आपने कितना लोड लगाया, जितना ज्यादा लोड होगा उतना ज्यादा कॉपर लॉस होगा। इसका मतलब क्या है कि उतना ही इसका आउटपुट इनपुट का जो रेशियो है वो अलग तरह का हो जाएगा। बाकी एग्जैक्टली कितनी वैल्यूज हैं, क्या क्या वैल्यूज आएंगी, वो वाली चीजें जिस टाइम हम इसके अंदर करेंगे, सॉल्व करेंगे पूरा न्यूमेरिकल, तब हम आराम से देख लेंगे इसको। हाँ, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर में 3 ही चीजें हैं और कोई चीज ही नहीं है उसमें। एक्सीलेंट क्वेश्चन कि आयरन लॉस कहां हो रहा है और कॉपर लॉस कहां हो रहा है। क्या आयरन और कॉपर लॉस दोनों के दोनों प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग और कोर सब जगह हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वंस अगेन कम बैक हियर, आयरन लॉस जो हो रहा है दिस इज टेकिंग प्लेस इन द कोर और कॉपर लॉस इज टेकिंग प्लेस इन द वाइंडिंग्स। आयरन लॉस कोर में होता है, कॉपर लॉस वाइंडिंग्स के अंदर होता है। वाइंडिंग्स की रेजिस्टेंस है, अच्छी खासी रेजिस्टेंस है, बढ़िया रेजिस्टेंस है। बढ़िया रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है कि कम है? कम है। भाई लोड जितना ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस उतनी कम होती है। तो इसका मतलब इन वाइंडिंग की रेजिस्टेंस भी है, मतलब तो वो अपनी तरफ से भी उसके अंदर लॉसेस होते हैं। आयरन लॉस में कोर की जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। इसका मतलब वो पैरेलल में लगा रखी है, वो दैट इज टू हाई, बहुत हाई रेजिस्टेंस होती है उसकी। इसका मतलब वो ज्यादा करंट नहीं ले रहा, तो आयरन लॉस की वैल्यू बहुत कम होती है। कॉपर लॉस आप देखेंगे बहुत ज्यादा निकल के आता है, आयरन लॉस की वैल्यू बहुत कम निकल के आती है। ठीक, अच्छा, कोर एंड शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर्स, वो उसका डायग्राम्स हैं किताब के अंदर सब बने हुए हैं। कोर शेल में बेसिकली डिफरेंस क्या मैं बताता हूं। कोर का मतलब वो ट्रांसफॉर्मर
कि जिसमें ये कोर बनी हुई है और वाइंडिंग इधर और इधर बना रखी है। ज्यादातर ट्रांसफॉर्मर्स, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स जो होते हैं जो रियल लाइफ में, दे आर ऑलवेज शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। उसमें क्या होता है कि कोर बेसिकली होती है इस तरह की, ये कोर है। तो इसमें आप वाइंडिंग करेंगे, सेंटर वाला जो लिम्ब है, सेंटर वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर पहले पूरी एक तरह की वाइंडिंग कर देंगे, एचवी या एलवी में से एक वाइंडिंग पूरी कर देंगे इसके अंदर, और उसके ऊपर फिर दूसरी, ये इसको इंसुलेशन करने के बाद में फिर उसके ऊपर दूसरी वाइंडिंग पूरी कर देंगे। तो पहले एलवी वाइंडिंग करेंगे, फिर उसके ऊपर एचवी वाइंडिंग कर देंगे, उसी के ऊपर होता है। इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंकेजेस, सबसे ज्यादा फ्लक्स लिंकेजेस रहे, इसीलिए वाइंडिंग्स एक के ऊपर एक करते हैं। दिस बेसिकली शेल टाइप। बाकी डिटेल्स जो है वो डायग्राम्स के अंदर आप देख लीजिएगा, वो वाली चीज। डिस्ट्रीब्यूशन एंड पावर ट्रांसफॉर्मर्स। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो सप्लाई वोल्टेज आपको मिल रहा होता है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, जो सप्लाई आ रही है ट्रांसमिशन लाइन से, ओवर ट्रांसमिशन लाइन से होती है, उसमें से जो सप्लाई आपको मिल रही है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर जितनी मिल रही है, दैट इज करीब करीब ऐसे होती है 3.3 और 6.6 केवी और 11 केवी, इस रेंज की होती है। 3300 वोल्ट्स, 6600 वोल्ट्स या 11000 वोल्ट्स, इस रेंज के वोल्टेज उसके अंदर जाता है। और उसका आउटपुट कितना होता है, दैट इज 440 वोल्ट्स, 440 वोल्ट। जबकि जो पावर ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो वाले होते हैं जो जनरेशन के वोल्टेजेस को स्टेप अप करते हैं और जनरेशन, वो जो ट्रांसमिशन वाले वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करते हैं। देखो क्या होता है, ये समझाना पड़ेगा। जनरेशन जब भी आप करते हैं, जहां पे आपने बड़े बड़े ऑल्टरनेटर लगा रखे हैं, ऑल्टरनेटर्स, एसी जनरेटर्स, डीसी जनरेटर्स को हम क्या बोलते हैं, डीसी जनरेटर्स बोलते हैं, और एसी जनरेटर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटर्स बोलते हैं। ऑल्टरनेटर्स बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिंग साइकिल। तो एसी जनरेटर्स में वोल्टेज जो बनता है दैट इज एट 11 केवी, 11 केवी। 11 केवी पर नॉर्मल सप्लाई वोल्टेज उसके अंदर से आती है। इसके बाद जब को ट्रांसमिशन करते हैं, जब इसका, एज यू वेरी वेल नो, जो पावर प्लांट्स होते हैं वो कॉलोनी शहरों से बहुत दूर बनाए जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो नॉर्मल लोगों पे नहीं पहुंचनी चाहिए, तो दूर बनाए जाते हैं। तो वहां से पावर आपको ट्रांसमिट करनी है, पूरी पावर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जानी है। तो उसके लिए आप पहले 11 केवी से उसको स्टेप अप कर देते हैं। तो 11 केवी से इसको समवेयर क्लोज टू 233 केवी, मे बी इवन हायर, इतने वोल्टेज पर स्टेप अप कर देते हैं। इसको ऊंचा कर दिया, फिर ट्रांसमिट किया, फिर दोबारा नीचे किया, तो 233 से दोबारा 233 से 11 केवी पर दोबारा लाते हैं नीचे, फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे प्राइमरी ट्रांसमिशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, उसमें स्टेप डाउन कर दिया, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के इज स्मॉलर एज कंपेयर टू पावर ट्रांसफॉर्मर्स। बस इतना बॉटम लाइन ये है। पावर ट्रांसफॉर्मर्स में आप जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं दैट इज ह्यूज, बहुत ज्यादा हो जाता है, 11 केवी से 233 केवी, मे बी इवन हायर। लेकिन इसके अंदर आते आते डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं उनके अंदर बड़ा छोटा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, इसलिए ये बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक, हाँ। ट्रांसमिट जब आप कर देते हैं तो उसे करने से लाइन के जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस कम हो जाते हैं, एज अ फ्रैक्शन, एज अ परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल पावर इनपुट। जितना पावर आपने दिया था उसके रेशियो में अगर आप लॉसेस देखेंगे, इस तरह देखो कि मान लो आप इसके अंदर लॉसेस 1 किलो वोल्ट के लॉसेस इसके अंदर होने थे, ठीक है। अगर आपने यहां पर 2 केवी सप्लाई दी थी, यहां कितने मिलेगी, 1 केवी, कितनी परसेंट मिली, 50%। यही अगर यहां पर आपने 99 केवी दे दिया, 100 केवी दे दिया, 1 केवी के लॉस हुआ, यहां पे कितना मिलेगा, 99 केवी। एफिशिएंसी कितनी हो गई, ऑलमोस्ट 99%। ये फायदा है, समझ गए। तो इसीलिए इसका स्टेप अप करते हैं, जितना हाई वोल्टेज पर आप स्टेप अप कर देंगे उतना आपकी
जो लॉसेज हैं दे आर मिनिमाइज्ड। ये बड़ा हार्डकोर इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बहुत डिटेल में नहीं बताया, बस मेन चीज बताई। खैर, प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग, HV, LV, HT, LT, ये सारा हो गया है। बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट सब हो गया। वोल्टेज रेगुलेशन, लॉसेस बता दिए, लॉसेस हो गए। रेगुलेशन और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी और रेगुलेशन देख लीजिए। एफिशिएंसी हो तो गई, एफिशिएंसी हो गई, वी डन, वी ऑलरेडी डन। एफिशिएंसी कर तो ली। एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी इज बेसिकली, इसका फॉर्मूला उस तरह देख लीजिए। एफिशिएंसी, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल एफिशिएंसी, पावर एफिशिएंसी जो होती है कमर्शियल एफिशिएंसी, दिस इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर VI cos phi, P बराबर VI cos phi हमेशा। सो ट्रांसफॉर्मर के बाहर मान लीजिए ये ट्रांसफॉर्मर है, यहां पे मिल रहा है आपको आउटपुट, यहां पर आपने दिया इनपुट। आउटपुट का जो वोल्टेज है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, क्या बोलते हैं उसको? तो सिंबल क्या होता है, मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या बोलते हैं? V2। इनपुट वोल्टेज क्या बोलते हैं? V1। इनपुट करंट को क्या बोलते हैं? आउटपुट करंट को क्या बोलते हैं? दिस इज इक्वल टू V2 I2 cos phi 2 अपॉन V1 I1 cos phi 1। ये एफिशिएंसी होगी, दैट्स ऑल। ये बेसिकली एफिशिएंसी, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में और पावर ट्रांसफार्मर में फर्क यह है कि दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अलग अलग होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द पावर ट्रांसफार्मर्स। बस इतना काफी है फिलहाल। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कम होता है और पावर ट्रांसफार्मर का ज्यादा होता है, ठीक। तो एनीवे, मान लीजिए घरों का एक ब्लॉक बना हुआ है। अब इसमें ये पूरा ब्लॉक है, इसमें बिजली के तार जो जोड़ रखे हैं, जहां सप्लाई जा रही है, वो तार आए यहां से, इस घर के अंदर सप्लाई गई, फिर यहां से इसमें गई, फिर इसमें गई, इसमें गई, इसमें गई। तो होता क्या है, यहां पर आपने 220 वोल्ट दिया, पहले घर में सप्लाई वोल्टेज पहुंच रहा है 220 वोल्ट, आखिरी घर में कितना मिलेगा? 160 वोल्ट। तो उनका आखिरी घर में पंखा चलेगा, बिल्कुल धीरे धीरे पंखा चलेगा, बल्ब ऐसे जलेगा जैसे मोमबत्ती आपने जला रखी है। और ये बेसिकली क्यों हो रहा है? और ये बेसिकली ऐसा हो रहा है कि हर घर में वोल्टेज कम होता चला जा रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ रेगुलेशन। जब आप लोड बढ़ा देते हैं तो उसकी वजह से ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं। ड्रॉप क्या है? ड्रॉप का मतलब क्या हो गया? 220 वोल्ट यहां पर आया था, 220 वोल्ट में से 10 वोल्ट यहीं गिर गया, ड्रॉप, लिटरली ड्रॉप हो गया, वहीं गिर गया। अब बचा 210 वोल्ट, वो 210 यहां पर पहुंचा, इसमें 10 वोल्ट यहां पर और गिर गया, बचा 200 वोल्ट, वो यहां पर आया। ये वाली चीज होती रहती है, ड्रॉप होता रहता है। ड्रॉप का मतलब क्या होता है? तार की जो रेजिस्टेंस होती है, उस रेजिस्टेंस के अंदर IR, करंट उसके अंदर जितना निकला हो, जितना उसके अंदर रेजिस्टेंस था। इलेक्ट्रॉनिक्स गाइज एंड गर्ल्स शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस पॉइंट, कि जितना तार है, तार के अंदर जब रेजिस्टेंस है, उसमें से अगर करंट फ्लो करेगा तो उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली हर हालत में एग्जिस्ट करेगा। दिस यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट। आप जब भी आगे जाके नेटवर्क एनालिसिस वगैरह की सब चीजें पढ़ेंगे, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स इक्विवेलेंस, जिस टाइम आप निकालने की कोशिश करेंगे, उस टाइम ये वाली चीज, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़िए। हाँ, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या है? तभी आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसफर कर सकते हैं जब आपका जो इनपुट इंपीडेंस है, इनपुट इंपीडेंस मतलब सप्लाई की जो इंपीडेंस है, दैट इज इक्वल टू द आउटपुट इंपीडेंस, जब उस दोनों के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज इनपुट इंपीडेंस? इनपुट इंपीडेंस का मतलब क्या है? मान लीजिए ये सप्लाई सोर्स है, इस सप्लाई सोर्स आइडियली अब क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं, यहां पर आपने 10 वोल्ट की सप्लाई दी, 10 वोल्ट की अगर आपने सप्लाई दी, यहां पर कितना वोल्टेज मिल रहा है आपको?
लेट अस से यहां पर आपने रेजिस्टेंस लगा रखी थी 10 ओम्स की, अब वोल्टेज कितना आ रहा है यहां पे? इससे ज्यादा सिंपल सर्किट पॉसिबल है? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट आ रहा है, पैरेलल सर्किट्स है, 10 वोल्ट्स, 10 ओम के बजाय 5 ओम कर दिया, आप कितना आएगा? 10 वोल्ट्स। 5 ओम के बजाय 1 ओम कर दिया, कितना आएगा? 10 वोल्ट, सेम, नो डिफरेंस। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, वोल्टेज सोर्स जो उसकी अपनी की रेजिस्टेंस है, ये गड़बड़ करती है। ये गड़बड़ क्या कर रही है? ये 10 वोल्ट है, ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है, अंदर छोटी सी रेजिस्टेंस है 1 ओम। अब यहां पर आपने मान लीजिए लगाया 9 ओम्स का, कैलकुलेशन आसान पड़ जाएंगे, 9 ओम्स का आपने लगाया, अब कितना वोल्टेज मिलेगा यहां पे? नाइन वोल्ट्स से कम कि ज्यादा कि बराबर? 9 वोल्ट्स ही मिलेगा, कंफर्म? 10 वोल्ट्स, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई? 10 ओम्स। टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट्स है, टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम्स है, करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर जब इसमें जाएगी, 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का ड्रॉप यहां पर हो रहा है, 1 एम्पियर करंट इसके अंदर गई, 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 9 ओम्स, कितना हो गया? 9 वोल्ट्स। सो एग्जैक्टली 9 वोल्ट्स आपको मिल रहा है। अगर आपने यहां पर 4 ओम्स लगा दिया है, तब कितना मिलेगा वोल्टेज? टोटल रेजिस्टेंस 5 ओम्स, टोटल करंट की वैल्यू कितनी हो गई? 2 एम्पियर्स। और 2 एम्पियर जब 4 वोल्ट में मिलेगा तो कितना मिलेगा? 8 वोल्ट्स। और रेजिस्टेंस आपने कम कर दी 1 ओम्स, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर्स, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1, 5 वोल्ट्स। तो बेसिकली आप ये वाली चीज देखिए कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते चले जा रहे हैं, रेजिस्टेंस कम करने का मतलब लोड बढ़ाना है कि लोड कम करना है? रेजिस्टेंस कम करने का मतलब लोड बढ़ाना, लोड करंट बढ़ाना। जैसे जैसे रेजिस्टेंस कम होती आ रही है वैसे वैसे लोड करंट बढ़ता जा रहा है, तो बेसिकली यू आर इंक्रीजिंग द लोड। ये कॉमन मिसकंसेप्शन है, कई बार लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि लोड बढ़ाने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाना है, ऐसा नहीं है। लोड बढ़ाने का मतलब है रेजिस्टेंस कम करना, तभी लोड करंट बढ़ेगी। तो जैसे जैसे लोड बढ़ाते चले जा रहे हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती आ रही है, वैसे वैसे वोल्टेज की वैल्यू भी कम होती आ रही है। रेगुलेशन का मतलब क्या यहां पर क्या है कि जब लोड बढ़ जाएगा, ट्रांसफार्मर पर लोड जब बढ़ जाएगा तो आउटपुट वोल्टेज उसका कम हो जाएगा। आप चाहते क्या है? लोड आप चाहे कम डालें चाहे ज्यादा डालें, वोल्टेज की वैल्यू जितनी मिलनी है उतनी ही मिलनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो कम हो जाती है, दैट इज बिकॉज ऑफ रेगुलेशन। तो रेगुलेशन इज इक्वल टू V2NL, लोड मतलब सेकेंडरी वोल्टेज रेगुलेशन, रेगुलेशन इज इक्वल टू V2NL, नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज, नो लोड सेकेंडरी वोल्टेज माइनस V2 अपॉन V2NL। इसका मतलब क्या है समझो। जब आपने ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड नहीं डाला हुआ था, बिल्कुल, जब ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड आपने बिल्कुल भी नहीं डाला था, तब जितना वोल्टेज आया था वो वोल्टेज था V2NL, ठीक? V2NL नो लोड वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा। जब आपने उस पर लोड डाला तब जो वोल्टेज आया दैट वोल्टेज वाज V2। लोड और बढ़ा दिए V2 की वैल्यू और कम हो जाएगी, लोड और बढ़ा दिए V2 की वैल्यू और कम होती जाएगी, लेकिन V2NL कांस्टेंट रहेगा। वो तब था जब आपने लोड उस पर नहीं लगा रखा था। तो जैसे जैसे वोल्टेज की वैल्यू, लोड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे V2 की वैल्यू कम होती जाएगी। हर लोड पे अलग रेगुलेशन की वैल्यू आएगी। जब आपने लोड डाला, लोड डालने पर V2 की वैल्यू जो भी आ रही है वो रखिए, V2NL माइनस दिस अपना कर दीजिए, गेट दैट। परसेंटेज रेगुलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज बेसिकली द रेगुलेशन, ये रेगुलेशन होगी, ठीक? ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ट्रांसफॉर्मर
ट्रांसफॉर्मर में आपने सेकेंडरी साइड ओपन छोड़ दी, दिस इज एन ओपन सर्किट टेस्ट। सेकेंडरी साइड ओपन, प्राइमरी साइड में आपने सप्लाई दी, एमीटर, वोल्टमीटर, वॉटमीटर, इतना लगा दिया। ये नापेगा, दिस मेजर्स P नॉट, दिस मेजर्स V नॉट, दिस मेजर्स I नॉट। इसमें आप फुल वोल्टेज देंगे, वोल्टेज विल बी फुल वोल्टेज और रिड्यूस करंट, करंट एकदम कम होगी, बिल्कुल मिनिमल होगी, क्योंकि आपने लोड लगा ही नहीं रखा है। लोड लगाने पर करंट की वैल्यू ज्यादा होती है, लोड आपने नहीं लगा रखा तो रिड्यूस करंट की वैल्यू एकदम कम होगी। शॉर्ट सर्किट टेस्ट, सेम चीज एक आपने कॉपर की स्ट्रिप से इसको शॉर्ट कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, ए वी, दिस इज PSC, दिस इज VSC विच इज रिड्यूस्ड, कम करके देते हैं, इसके अंदर ऑटो ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं, एंड दिस इज ISC, यहां आप सप्लाई देते हैं। ये है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। बाकी ऑटो ट्रांसफॉर्मर इसके लिए क्या है मैं वो वैसे बताता हूँ। ऑटो ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल वैसा है कि जैसे कि आप पंखे के रेगुलेटर होते हैं, रेगुलेटर अगर आप बढ़ाते जाइए तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाती है, रेगुलेटर कम करते जाइए तो वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक। ये बिल्कुल वही चीज़ है, अगर आप इसको एरो को बढ़ाते जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ता जाएगा, एरो कम करते जाएंगे तो वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी, जितना वोल्टेज आगे जा रहा है वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाएगी। तो कम वोल्टेज करके इसके अंदर देते हैं, और उसकी वजह से जितनी करंट जा रही है PSC, VSC, ISC, तो आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट आपको इस सब चीजें से मिल जाती है, ठीक है। तो दिस इज डन एट रिड्यूस वोल्टेज एंड फुल लोड करंट, फुल लोड करंट। इसके बाद इससे जो जो कैलकुलेशन करने के बाद जो जो चीजें निकल के आती हैं, वी विल स्टडी दैट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है।